अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है होंडा विज़ल जेड सेंसिंग 2019 मॉडल। और विज़ल की ये शेप पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही है 2014 से लेकर 2017, 18, 19 तक। 19 के बाद पाकिस्तान में बहुत सारे ऑप्शन आना शुरू हो गए स्पोर्टेज वगैरह जैसे, और फिर ये गाड़ी थोड़ी कम पॉपुलर होती गई। बट अभी भी ये गाड़ी जस्टिफाइबल अपनी प्राइस ब्रैकेट में, क्योंकि इसके प्राइस के आसपास कोई खास ऑप्शन आते ही नहीं है हाइब्रिड में। ये हाइब्रिड है और होंडा की है, तो इसको ऑब्वियसली एक एज है जैपनीज होने का। और बाकी ये गाड़ी किस हद तक अपनी प्राइस जस्टिफाई करती है, ऑन रोड ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है, ये सब चेक करेंगे टेस्ट ड्राइव में। और बाकी इसकी स्पेक्स वगैरह डिस्कस करने वाला हूँ मैं इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, तो वो है इस गाड़ी की प्राइस। ये 19 मॉडल है, टॉप ऑफ द लाइन है, जेड सेंसिंग है और इसकी डिमांड 77 लाख है। ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, 60,000 चली हुई है और सेकंड मोटर स्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटर स्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट हाइब्रिड SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Alright, ड्राइविंग द होंडा विज़ल जेड सेंसिंग 2019 और इस गाड़ी का इंटीरियर टॉप नॉच है। बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से यहाँ पे पूरे नंबर हैं, फीचर्स के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी इक्विप्ड है, बट ये सब मैं कवर करूँगा आगे जाके। फिलहाल जहाँ तक बात है ड्राइविंग की, तो ड्राइविंग के लिहाज से ये गाड़ी मेरे ख्याल से ठीक है। होंडा की मोस्टली कार्स की तरह इसका सस्पेंशन भी थोड़ा सा स्टिफ है और जैपनीज कार मोस्टली थोड़ी स्टिफ ही आती हैं, लेकिन ओवरऑल जो इसकी राइड क्वालिटी है ये पाकिस्तानी गाड़ियों से काफ़ी बेहतर है। इसकी कैबिन की इंस्टॉलेशन काफ़ी बेहतर है, बाहर से नॉइज़ मुझे अंदर काफ़ी कम आ रही है और हाइब्रिड कार्स की एक अलग ही फीलिंग होती है। कुछ लोगों को ये फीलिंग बोरिंग लगती है, कुछ लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है, नन में से जिनको अच्छी लगती है। और अलग फील इस तरह से है कि अभी ये गाड़ी जो चल रही है ये सिर्फ बैटरीज पे चल रही है, इंजन इस गाड़ी का ऑन ही नहीं हुआ और ये बिल्कुल एक लाइक ग्लाइड कर रही है लिटरली। इस गाड़ी की अपनी कोई आवाज़ नहीं है, सिर्फ मुझे जो अंदर आवाज़ आ रही है वो टायरों की है और इस चीज़ की अलग ही फीलिंग है। कुछ लोगों को ये बोरिंग लगती है कि इंजन की आवाज़ नहीं है, साउंड नहीं है, बट टू बी ऑनेस्ट ये गाड़ियाँ परफॉर्मेंस कार्स तो है नहीं, तो इनसे आप कोई ज़्यादा ग्राउल या V8 वाली फीलिंग्स एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। तो जिस कैटेगरी की ये गाड़ियाँ हैं उस कैटेगरी में काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं। बाकी जहाँ तक बात है इस गाड़ी की सबसे बेस्ट चीज़ की, तो वो है इसकी फ्यूल इकॉनमी, जो कि ऑब्वियसली इस गाड़ी का मेन पर्पस है। तो ये एवरेज आपको आराम से 20 प्लस की दे देती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। और बाकी जहाँ तक बात है हाइब्रिड की, तो प्योरली इलेक्ट्रिक पे गाड़ी तकरीबन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक चलती है। अभी इस गाड़ी को मैं 50 के आसपास लेके फिर रहा हूँ, इसका इंजन किक इन नहीं हुआ, लेकिन इसको मैं भी 60 से ऊपर लेके जाता हूँ तो इसका इंजन ऑन हो जाएगा लाइक दिस। अब इस गाड़ी का इंजन ऑन हो गया है और स्कॉर्पियन भी रेस हो गया है। बाकी इसके अलावा जहाँ तक बात है टेक्नोलॉजी की, तो जिस टाइम पे ये गाड़ी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी उस टाइम पे इस कैटेगरी में कोई खास ऑप्शन नहीं थे और यही गाड़ी सबसे ज़्यादा फीचर्स ऑफर करी थी। लेकिन अब इस कैटेगरी में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और बहुत सारे फीचर्स अच्छे ऑफर कर रहे हैं। अब इस गाड़ी का प्राइस पॉइंट है 77 लाख, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे पहले सिविक के बाद कोई ऑप्शन था ही नहीं। फॉर्च्यूनर से पहले सिविक के बाद डायरेक्ट पे रीवो ही आता था और रीवो के ऊपर फॉर्च्यूनर थी, लेकिन अब सिविक के बाद बीच में कोई 150 ऑप्शन और आ गए हैं। MGs आ गई हैं, हैवल्स आ गई हैं, कोरोला क्रॉस आ गई है और बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई हैं। लेकिन इवन कोरोला क्रॉस भी पाकिस्तान में नहीं चल सकी क्योंकि उससे बेहतर ऑप्शन भी बहुत हैं पाकिस्तान में, जैसा कि हैवल में F6 या जूलियन। वो गाड़ियाँ डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल तो ऑफर करती ही हैं, जो केस में है हीटेड सीट भी उनमें आती है, लेकिन उनमें 360 कैमरास और बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं। पैनोरामिक रूफ आती है, जो कि ये गाड़ी ऑफर नहीं करती। बाकी इसके अलावा जहाँ तक बात है जेड सेंसिंग की, तो ये टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है और इसमें हर चीज़ फुली इक्विप्ड है। बाकी इसमें पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं और इसके अलावा स्टीयरिंग पे इसके यहाँ पे रडार के और लेन की असिस्ट के कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील भी इस गाड़ी में लेदर स्टिच्ड है और ये गाड़ी है RU3। इसमें एक RU4 वर्जन भी आता है जो कि बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन होता है और वो गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव होती है। फ्यूल इकॉनमी के लिहाज से फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियाँ ही बेहतर रहती हैं, ऑल व्हील ड्राइव वाली गाड़ी थोड़ी सी कम एवरेज देती है। बाकी स्पेसिफिक गाड़ी 2 टोन में है, ब्लैक और कैमरा के कॉम्बिनेशन में, जो कि इसके इंटीरियर को काफ़ी प्रीमियम फीलिंग दे रहा है। और बाकी डैशबोर्ड का डिज़ाइन अपने टाइम के लिहाज से इस गाड़ी का काफ़ी अहेड था। ये गाड़ी 2014 में भी आती थी और 14 में मोस्टली गाड़ियों के इंटीरियर बड़े बोरिंग होते थे, बट दिस कार इज़ डिफरेंट। इसमें एयरमेट्स डैशबोर्ड पे भी दिए गए हैं 3 अलग से, और इसके अलावा ये वाला एरिया भी इसका काफ़ी खूबसूरत है। मीटर में इसके एक ही सर्कल दिया गया है जो कि ड्राइव मोड से चेंज होता है। अब ये गाड़ी क्योंकि इको में है तो ये ग्रीन है, लेकिन अगर मैं इसको स्पोर्ट में करूँगा तो ये सर्कल शिफ्ट हो जाएगा रेड में। और स्पोर्ट में करके इस गाड़ी का 0 to 100 चेक करते हैं। है ये गाड़ी 15 सीसी हाइब्रिड, जो कि बहुत बड़ा इंजन नहीं है, बट देखते हैं कि ये परफॉर्मेंस पे कैसा है। सो ये इसका 0 to 100 ओके, तो इसको मैं कंप्लीट स्टॉप पे ले आया हूँ और इसका 0 to 100 चेक करते हैं। इसको स्पोर्ट मोड में कर लेते हैं और 3, 2, 1।
ओके, तो स्पोर्ट मोड में गाड़ी गियर्स को थोड़ा लंबा होल्ड करती है, इको में इसकी शिफ्टिंग जल्दी हो जाती है। बाकी इसके अलावा ओवरऑल इसकी राइड डिसेंट है, बट इसका स्टीयरिंग मुझे थोड़ा सा हार्ड फील हुआ है एज कम्पेयर टू लोकल गाड़ियाँ सिविक वगैरह। ये मेरे ख्याल से इंप्रूव हो सकता था, थोड़ा सा हार्ड है बट ऐसा नहीं है कि आपको बॉदर करे। बाकी इसके अलावा ब्रेकर्स पे रिस्पॉन्स का आप सुन ही सकते हैं कि ये गाड़ी कोई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, लेकिन स्टिल ठीक है। रोला वगैरह से थोड़ी स्मूथ होती हैं, खड्डों पर ये गाड़ी थोड़े से खड्डे फील करवाती है, बट इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। जैसे इस गाड़ी का इंजन ऑन होता है तो इसका आरपीएम आपको शो होने लग जाएगा। अभी मैंने ब्रेकिंग की है तो इसका आरपीएम बिल्कुल 0 हो गया है, इंजन बंद हो गया है। लेकिन जब मैं इस गाड़ी को फ्लोर करूँगा तो फिर इस गाड़ी का इंजन किक इन करता है और फिर गाड़ी चलना शुरू हो जाती है इस तरह से। बाकी चलते हुए इस गाड़ी का अगर मैं डाउन शिफ्ट करूँगा तो ये गाड़ी खुद ही मैनुअल पर चली जाएगी। अभी ये 3 पे हो गई है, 2 पे हो गई है और आरपीएम ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है। इनको मैं मैनुअली यहाँ से शिफ्ट कर सकता हूँ इस तरह से। तो ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है और इतना पहले भी ये गाड़ी ऑफर कर रही थी। ओके, तो ये था इस गाड़ी का 0 to 100 जो कि क्विक फील होता है, बट इसमें एक डिले है। अगर आप पूरा इस गाड़ी को फ्लोर कर दें तो ये गाड़ी अगर ईवी पे है तो फिर पहले ये इंजन ऑन करती है, आपको वहाँ पे एक जेट फील होगा और उसके बाद अपने गियर डाउन करती है और फिर निकलना शुरू होती है। तो आपको बिल्कुल फ्लोर कर देने के बाद तकरीबन 2-2.5 सेकंड का डिले आता है और फिर ये गाड़ी निकलना शुरू होती है। ये मेरे ख्याल से कम हो सकता था, बट स्टिल ऑब्वियसली कोई परफॉर्मेंस कार तो है नहीं, तो इट्स ओके। इसके स्पोर्ट मोड में करने पे आपको वाकई में इसमें फर्क फील होता है। ये गाड़ी गेयर्स फौरन शिफ्ट नहीं करती, आरपीएम इसका ऊपर ही रहता है ताकि आप जैसे ही फ्लोर करें तो इसका रिस्पांस आपको फौरन आए। और बाकी इसका डाउन शिफ्ट तो आप ऑब्वियसली कभी भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं। ओवरऑल राइड के लिहाज से गाड़ी कंफर्टेबल है। बैक पे इसकी सीटिंग कैपेसिटी डिसेंट है, लेकिन इसमें 2 लोग ही कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 3rd पर्सन आना चाहे तो आ जाएगा, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। ब्रेकिंग के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है और जहाँ तक बात है फीचर्स की तो इसमें ABS, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, EBD यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ दिया गया है जो कि इसकी राइड को बेहतर बनाते हैं। बाकी इसके अलावा इसमें ऑब्वियसली ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की तो ये भी आपको इजीली मिल जाएंगे क्योंकि ये होंडा का ही 15 सीसी इंजन है जो कि फिट भी ऑफर करती है। फिर शटल में भी आता है ये इंजन, इस गाड़ी में भी आता है, होंडा ग्रेस में भी आता है और इसके अलावा और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं वर्ल्ड वाइड जो कि यही इंजन यूज़ करती हैं, तो इसलिए आपको इसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं होगा। बाकी इंजन काफ़ी हद तक टेस्टेड है, मेंटेनेंस के लिहाज से भी कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता। टोयोटा कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा रिलायबल है, बट स्टिल ये गाड़ी भी एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी जहाँ तक बात है आजकल की मार्केट की तो इसमें और भी बहुत सारे कंसिडरेबल ऑप्शंस आ गए हैं हाइब्रिड्स में, लेकिन स्टिल ये गाड़ी अभी भी अपनी वैल्यू होल्ड करती है क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट में आपके पास कोई खास अच्छा ऑप्शन है नहीं। आपको जितनी भी जूलियन या S6 वगैरह मिलेंगी हाइब्रिड में या MG HS मिलेगी हाइब्रिड में, वो गाड़ियाँ करोड़ के आसपास ही हैं, जबकि ये गाड़ी 7 मिलियन 6 मिलियन के बजट में मिलना शुरू हो जाती है। तो ये गाड़ी अपनी कैटेगरी में अभी अपनी जगह होल्ड करती है और ऑब्वियसली ये गाड़ी क्योंकि होंडा है तो इसकी मार्केट उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही रहती है। फिर इसके अलावा ये प्रोडक्ट टेस्टेड है, ये गाड़ियाँ लाखों किलोमीटर्स कर चुकी होती हैं, जबकि बाकी चाइनीज़ ब्रांड्स या कोरियन ब्रांड्स की गाड़ियाँ अभी नई आ रही हैं और लॉन्ग रन में वो कैसा परफॉर्म करती हैं ये थोड़ा अनसर्टेन है और इसी वजह से ये गाड़ी अभी अपनी मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्गली होल्ड करती है। बाकी रिम इस गाड़ी में सिविक से बड़े आते हैं 17 इंचेस के। ट्रांसमिशन इस गाड़ी में CVT नहीं है और ये चीज़ आपको फील होगी। अब कुछ लोगों के लिए इसकी फीलिंग मेरे ख्याल से बेहतर होगी क्योंकि ये हर टाइम थोड़ा सा ना आरपीएम ऊपर ही रखती है, आपको हर टाइम इंजन की ना एक फीलिंग आती रहेगी या एक हाई रेव की फीलिंग आती रहेगी। जबकि CVT में ये है कि आप जैसे एक्सीलरेटर से पाँव उठाते हैं तो वो गाड़ी बहुत रिलैक्स हो जाती है, इवन फ्लोर करने पर भी आपको उसकी फील काफ़ी लाइट सी आती है। इसमें आपको हर टाइम इंजन की एक ना इंगेजमेंट फील होती रहती है, तो ये वाला एलिमेंट कुछ लोगों के लिए अच्छा होता है, कुछ लोगों को ये चीज़ अजीब लगती है। मेरे ख्याल से CVT वाली फीलिंग बेहतर है, बट DCT भी अपनी जगह ठीक है। बाकी जहाँ तो बात एक्सेलरेशन की तो ये गाड़ी है तो 15 सीसी, लेकिन आम 15 सीसी इंजन से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर आती है जो कि इंजन को काफ़ी हद तक असिस्ट करती है और वो भी इसमें अच्छी खासी पावर ऐड करती है, जिसकी वजह से इस गाड़ी का 15 सीसी 1.5 सिटी के 15 सीसी से बहुत ज़्यादा तेज़ है। इन दोनों को अगर आप भगाएं तो ये गाड़ी उसको सही लंबा गैप देगी और इवन ये गाड़ी 18 सीसी गाड़ियों के साथ भी कम्पीट कर सकती है इजीली, ये इतनी तेज़ है। और ऑब्वियसली परफेक्ट कंडीशन में अगर आप इसको सही मंड के भगाएं तो ये गाड़ी 24 सीसी गाड़ियों के साथ भी जोड़ सकती है क्योंकि इसका वेट कम है और परफॉर्मेंस अच्छी है। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से गाड़ी काफ़ी खूबसूरत है और इसको एक बार फेसलिफ्ट भी किया गया था। फेसलिफ्ट में इस कार की हेडलाइट्स LED वाली आ गई थी और ऑब्वियसली क्योंकि ये 19 मॉडल है तो ये फेसलिफ्ट वाला है और LED वाली हेडलाइट्स इस गाड़ी की लुक्स पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई हैं। बाकी इनमें DRL भी LED में कंटिन्यू करती है और इसके अलावा इस गाड़ी की फॉग भी LED में है। बाकी इस गाड़ी का लुक काफ़ी हद तक इस एरा की मोस्टली होंडा जैसा कर दिया गया था। 19 में सिविक की हेडलाइट्स को भी LED में कर दिया गया था
और अकॉर्ड इनसाइट वगैरह तो पहले से ही एलईडी लाइट्स ऑफर कर रही हैं। बाकी जहाँ दोबारा फीचर्स की तो ये गाड़ी रडार ऑफर करती है, इसकी हेडलाइट्स ऑटोमेटिक हैं, वाइपर्स रेन सेंसिंग है और इसके अलावा इसमें जितने भी क्रोम वाले पार्ट्स हैं शैडो क्रोम है, पहले ये चीखता हुआ क्रोम था। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के साइज की, तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी स्पोर्टेज वगैरह से थोड़ी सी छोटी है ये गाड़ी क्रॉसओवर और ये बेसिकली फिट और एक एसयूवी के बीच की चीज है। इंजन इस गाड़ी में वही आता है जो कि होंडा फिट ऑफर करती है, बट साइज के लिहाज से उससे ज्यादा बड़ी है। बाकी जब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एसयूवीज इन नहीं थी तभी इस गाड़ी ने काफ़ी ज़्यादा मार्केट बनाई, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी है, रिम इसमें बड़े आते हैं, ड्राइव्स की काफ़ी स्मूथ है। बट जैसे जैसे ऑप्शन आते गए, स्पेशली पैनोरामिक रूफ के साथ वाली गाड़ियाँ, तो उनकी मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती गई। इसमें हार्ड टॉप आती है और सिर्फ यही एक चीज़ है जिसकी वजह से ये गाड़ी आज थोड़ा सा लैग बिहाइंड करती है। बाकी इस गाड़ी का एक प्लस पॉइंट ये है कि ये गाड़ी ऊंची है, तो इसमें आप बैठ निकल अपनी हाइट पे कर सकते हैं, जबकि सिविक में बैठना और निकलना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वो गाड़ी काफ़ी नीचे है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में स्मार्ट एंट्री भी आती है जो कि दोनों ही डोर्स में दी गई है। और जहाँ तक बात इस गाड़ी की रेयर एंड की, तो ये भी इसके लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। टेल लाइट्स इसमें एलईडी वाली कंटिन्यू करती हैं और फिर सिर्फ इसकी टेल लाइट्स का जो ये वाला एरिया है ये थोड़ा सा ग्रे कर दिया गया था, पहले ये भी बिल्कुल चमकते हुए क्रोम में था। और इसके अलावा ये स्ट्रिप भी इसकी शैडो क्रोम कर दी गई थी फेसलिफ्ट के बाद। बाकी बैक पे इसमें कुछ खास नहीं आता। और जहाँ तक बात है ट्रंक कैपेसिटी की, तो ये भी इस गाड़ी की ठीक है, यहाँ पर आप अच्छा खासा सामान एडजस्ट कर सकते हैं। रेयर बेंचेस के 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं जिनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। और इसके अलावा नीचे दी ग्रिड को उठा के आप इस गाड़ी के स्टोरेज कंपार्टमेंट एक्सेस कर सकते हैं। इसमें स्पेयर टायर नहीं आता क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे इसका बैक पे बैटरी पैक दिया गया है। और जहाँ तक बात है ट्रंक की, तो यहाँ पे पावर आउटलेट भी दिया गया है और लाइट भी दी गई है। इसके अलावा बाकी इसमें ऊपर स्पॉइलर आता है, शॉक फिन इंटीरियर दिया गया है और बाकी यहाँ कुछ खास है नहीं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की इंटीरियर की, तो लुक्स के लिहाज से इंटीरियर काफ़ी खूबसूरत है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये अपने टाइम से काफ़ी अहेड था, इवन आज भी ऑब्सोलीट नहीं लगता। और बाकी जहाँ तक बात है बिल्ड क्वालिटी की, तो ये भी इसमें अच्छी है। स्टीयरिंग लेदर स्टेज्ड है, कंट्रोल्स यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं। और इसके अलावा मीटर भी इसका लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। इसकी स्क्रीन के जो पिक्सल्स हैं, क्वालिटी है वो भी अच्छी है। बट जहाँ पे गाड़ी थोड़ा सा चीप आउट कर गई है वो है डैशबोर्ड का ऊपर वाला एरिया, क्योंकि ये सारा चीप प्लास्टिक है। ये अगर सॉफ्ट टच मटेरियल होता तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर था। बाकी इसके अलावा एयर वेंट्स में अच्छे खासे दिए गए हैं। मल्टीमीडिया भी इसका डिसेंट है फीचर्स के लिहाज से। ये गैदर्स का है और गैदर्स की स्क्रीन अगर आप होंडा रखते हैं तो आपको आइडिया होगा कि ये इनसाइड या कॉर्ड वगैरह में आती है बड़ी कार्स में, इसमें भी दी गई है। और फिर उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल है। क्लाइमेट कंट्रोल काफ़ी हद तक ऐसा ही अब होंडा सिटी के अंदर दिया गया है, ऐसा ही होंडा ग्रेस में भी आ रहा था पहले। और अब जाके ये चीज़ें ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आना शुरू हो रही है, जो कि ये गाड़ियाँ इतना पहले से ऑफर करी थी। बाकी इसमें फ्रंट दोनों सीट्स हीटेड हैं और फ्रंट पे 2 क्लाइमेट कंट्रोल की अलग अलग जोन्स दी गई हैं। अगेन ये फीचर्स भी अब जाके सिर्फ आना शुरू हो रहे हैं, ये गाड़ी इतना पहले से ऑफर करी थी। इसके अलावा फिर यहाँ पे इसका गेयर सेलेक्टर दिया गया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। पार्किंग ब्रेक दी गई है। ड्राइव मोड्स में 2 ही हैं मेन, इको और स्पोर्ट। और जैसे मैं इस गाड़ी को स्पोर्ट में करूँगा तो इस गाड़ी का इंजन ऑन हो जाएगा लाइक दिस। अभी स्पोर्ट में की है, इंजन ऑन, स्पोर्ट ऑफ करूँगा, इंजन ऑफ। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे जो ये फ्रिल्स दी गई हैं ये इंटीरियर कलर के साथ मैच करती हैं। इसका इंटीरियर क्योंकि कैमल ब्राउन है तो ये कैमल ब्राउन ही फ्रिल्स दी गई हैं यहाँ पे भी, और यही कलर कंटिन्यू किया गया है सीट्स के साइड पे भी। सीट्स इसकी फैब्रिक और लेदर ये कॉम्बिनेशन में है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जिन जगहों पे आप बैठते हैं वहाँ पे आपको गर्मी लगती है, तो गर्मी को कवर करने के लिए यहाँ पे फैब्रिक सीट्स दी गई हैं। और जहाँ से आपको ग्रिप चाहिए होती है वहाँ पे इसमें लेदर दिया गया है ताकि आप स्लिप ना उतरें इसके अंदर। बाकी विंडोज गाड़ी की चारों ही सिंगल टैप वाली हैं। साइड मिरर इसके ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं। राइट पे इसके ये रडार के कंट्रोल्स दिए गए हैं। नई वाली गाड़ियों में इन सारी चीज़ों को एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया गया है होंडा सेंसिंग में। इस एरा में होंडा सेंसिंग नहीं था। और इसके अलावा बाकी रेडियो मिरर भी इसका ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है, बट इसके सारे शशके यहीं पे एंड हो जाते हैं, ऊपर इसमें कुछ नहीं दिया गया। अगर इसमें पैनोरामिक रूफ आ जाती या सनरूफ होती तो ये गाड़ी अब भी बहुत ज़्यादा इन होती, बट अभी नए आने वाले ऑप्शंस की वजह से इसकी मार्केट थोड़ी सी इफेक्ट हो गई है। और जहाँ तक बात है इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, थियरी बैक पे ठीक है, कंफर्टेबली यहाँ पे 2 ही लोग बैठ सकते हैं, बट 3 लोग भी आ सकते हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए लेग रूम इसमें पूरा है और हेडरूम भी। हेडरूम थोड़ा सफिशिएंट है, बट अगर कोई लंबा बंदा बैठेगा तो वो बिल्कुल पूरा होगा यहाँ पे। और इसके अलावा चौड़ाई के लिहाज से ये गाड़ी भी कोई खास नहीं है, तो यहाँ पे 2 ही लोग चौड़ाई के लिहाज से सही बैठ सकेंगे, वरना 3rd एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अमेनिटीज भी यहाँ पे बस ठीक हैं। रेयर पैसेंजर्स के पावर आउटलेट दिए गए हैं और कप होल्डर्स हैं। एयर वेंट्स इसमें नहीं आते। बाकी सेंटर में ये सेंटर कंसोल है जिसको निकाल के आप एसएन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं। कप होल्डर इसके डोर्स में ही आते हैं। और जहाँ तक बात है बिल्ड क्वालिटी की, तो ये भी यहाँ पे अच्छी है। डोर्स पे बिल्कुल चीप आउट नहीं किया गया। स्पोर्टेज वगैरह डोर्स पे आके बैक पे चीप आउट कर जाती हैं, बट इसमें सेम क्वालिटी है। फैब्रिक भी आता है डोर्स में और लेदर भी। साउंड सिस्टम भी इस गाड़ी में डिसेंट है। और इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए कर्टन एयरबैग्स भी दिए गए हैं। फिर ये गाड़ी क्योंकि जैपनीज इंपोर्ट है तो इसमें रेयर विंडोज ये प्राइवेसी वाली हैं। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट हाइब्रिड क्रॉसओवर एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट।
ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।